इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, फिलीपींस के बाद हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसका रुख अब इंडोनेशिया की तरफ भी हो गया है और ये खबर करीब करीब पक्की है कि इंडोनेशिया भी ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम खरीदने जा रहा है, क्योंकि ये जो खबर आई है ब्रह्मोस मिसाइल को बनाने वाली कंपनी के सीईओ की तरफ से आई है। तो जाहिर है ब्रह्मोस को लेकर बात उस लेवल पर पहुंच गई है जहां इसके बारे में पब्लिकली बोला जा सके। तो चलिए, आज के इस एपिसोड में मैं एनालाइज करूंगा इस डील के बारे में, इसके असर के बारे में और चीन पर पड़ने वाले इसके इंपैक्ट के बारे में। दोस्तों, रॉयटर्स ने इसी 15 मार्च को खबर दी कि इंडिया रशिया डिफेंस फर्म इंडोनेशिया के साथ $200 मिलियन की मिसाइल डील करने जा रही हैं। जाहिर सी बात है, भारत और रूस मिलकर जो मिसाइल बना रहे हैं वो ब्रह्मोस ही है। कंपनी का नाम ब्रह्मोस एरोस्पेस है। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ अतुल राणे की तरफ से इस बड़ी खबर की जानकारी दी गई है। आपको बता दूं कि अतुल राणे को साल 2021 दिसंबर में ब्रह्मोस एरोस्पेस का चीफ बनाया गया है। 21 दिसंबर को इन्होंने अपना पदभार संभाला और इसके करीब एक महीने बाद ही यानी 28 जनवरी 2022 को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली डील हुई फिलीपींस के साथ। $375 मिलियन की डील में फिलीपींस ने अपनी समुद्री सीमा पर तैनात करने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल की 3 बैटरीज की डील की। अभी हाल ही में फिलीपींस से आए जवानों और अधिकारियों की ट्रेनिंग खत्म हुई है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो फिलीपींस की सेना के उन जवानों की हैं जो अब अपने देश में न सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल को ऑपरेट करने जा रहे हैं बल्कि अपनी सेना के दूसरे लोगों को भी इसकी ट्रेनिंग देंगे। फिलीपींस आर्मी के 21 लोगों की ये टीम पिछले साल ही जून में भारत आई थी। 6 महीने में उनकी ट्रेनिंग पूरी की जा चुकी है। ये ग्रुप फोटो उन्हीं की है। इसमें आपको हमारे नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार नजर आ रहे होंगे। बाकी दूसरे अधिकारी हैं। एडमिरल आर हरि कुमार ने फिलीपींस आर्मी की मरीन कोर के उन जवानों को सम्मानित भी किया जो हमारे देश के बाहर पहले ऑपरेटर होंगे ब्रह्मोस मिसाइल के। फिलीपींस वाली डील की चर्चा करनी इसलिए भी ज़रूरी थी क्योंकि इससे हम सभी को इस बात का एहसास होगा कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री ग्लोबल हो चुकी है। जो टाइमलाइन फिलीपींस के साथ तय की गई थी वो अपने वक्त पर पूरी हुई है, यानी हर काम वक्त पर किया गया है, कोई डिले नहीं है। जाहिर है इंडोनेशियन आर्मी और वहाँ की सरकार को भी इस बात का एहसास हो गया होगा कि भाई जो भारत की ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी है वो एक बेहद प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई लेट लतीफ़ी नहीं है, टाइम पर अपना काम पूरा करते हैं। तो अगर इनसे ब्रह्मोस जैसी शानदार मिसाइल की डील की गई तो उन्हें अपनी समुद्री सीमा को सिक्योर करने में न सिर्फ बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी बल्कि डिलीवरी भी उनकी टाइम पर हो जाएगी जिस टाइम फ्रेम में वो चाहते हैं। जाहिर सी बात है, अगर ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ अतुल राणे की तरफ से कोई खबर आई है तो इसे हल्के तौर पर नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जब टॉप मैनेजमेंट की तरफ से कोई बात कही जाती है तो इसका मतलब होता है कि डील पर चर्चा फाइनल दौर में पहुंच चुकी है। रॉयटर्स को दिए इस इंटरव्यू में कंपनी के सीईओ अतुल राणे ने कहा है कि जकार्ता के साथ $200 मिलियन से लेकर $350 मिलियन के सौदे पर एडवांस चर्चा हो चुकी है, जिसके तहत उन्होंने तट आधारित मिसाइलों और एक दूसरे वेरिएंट जिसे वॉरशिप्स पर फिट किया जा सकता है उनकी आपूर्ति का ऑफर दिया गया था। मेरी ये टीम अभी भी जकार्ता में ही मौजूद है और इसी साल के भीतर ये डील हो सकती है। इंडोनेशिया की डिफेंस फोर्सेज ने इसमें बहुत ज्यादा रुचि दिखाई है। हालांकि इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर के प्रवक्ता से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होने की बात कहकर सवाल को टाल दिया। उन्होंने बस इतना कहा कि फौरी तौर पर वो कुछ बता नहीं सकते, पहले उन्हें इस बारे में जानकारी जमा करनी पड़ेगी, इसे चेक करना पड़ेगा। देखिए, उनकी बात भी सही है, क्योंकि जब तक डील फाइनल ना हो जाती है या सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट इसकी नहीं की जाती है तब तक उस पर किसी का भी कमेंट करना सरकारी तौर पर ये ठीक नहीं माना जाता। और जो इसके सीईओ हैं ब्रह्मोस एरोस्पेस के अतुल जी, उन्होंने भी जो बातें कही हैं, उन्होंने भी उम्मीद जताई है कि इस साल के आखिर तक डील हो सकती है, हो जाएगी नहीं, हो सकती है। अब सवाल यह है कि इंडोनेशिया को इससे क्या फायदा होगा और इंडिया को इससे किस तरह की एज चीन के खिलाफ मिलने वाली है। आपको याद होगा, अभी कुछ दिनों पहले ही भारत की एक सबमरीन आईएनएस सिंधु केसरी ने
इतिहास में पहली बार इंडोनेशिया के पोर्ट पर डॉक किया। इसके मायने क्या हैं, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मैंने बताया है कि भारत की तरफ से चीन को यह बेहद बोल्ड मैसेज दिया गया। आप डिफेंस डिटेक्टिव पर उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब चीन को भारत ने इंडोनेशिया के हवाले से ब्रह्मोस मिसाइल के रूप में सबसे बड़ा झटका दिया है। क्यों यह बड़ा झटका है, इसे समझने के लिए इंडोनेशिया और चीन के बीच के संबंधों को समझना बेहद जरूरी है। यह हम सबको पता है कि चीन की अपने किसी भी पड़ोसी देश से नहीं बनती है, क्योंकि अपनी विस्तारवादी नीति के तहत वो हर किसी का इलाका हड़पने के फिराक में रहता है, दूसरे देशों के इलाकों को भी अपना बताता है। ऐसी ही दादागिरी उसने इंडोनेशिया के साथ भी दिखाई है। 1 दिसंबर 2021 की रॉयटर्स की यह खबर देखिए। इसके हेडिंग में लिखा है कि चीन ने इंडोनेशिया की ड्रिलिंग और मिलिट्री एक्सरसाइज का विरोध किया है। दरअसल इंडोनेशिया अपने इलाके में तेल और नेचुरल गैस के लिए ड्रिलिंग कर रहा था। चीन उसे जबरन अपना इलाका मानता है, इसलिए उसने इंडोनेशिया को ड्रिलिंग रोकने को कहा। चीनी डिप्लोमेट ने इंडोनेशिया के विदेश मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर कहा कि ड्रिलिंग रोकिए, क्योंकि वो चाइनीज टेरिटरी है। चीन की इस दादागिरी का इंडोनेशिया ने उसी की भाषा में जवाब दिया। वहां के लॉ मेकर मोहम्मद फरहान, जो कि इंडोनेशिया में पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने 2 टूक में चीन को जवाब दिया। कहा, हम लोग ड्रिलिंग नहीं रोकेंगे, क्योंकि वो हमारा इलाका है और यह हमारा सोवरेन राइट है। देखिए, ये तो मैंने सिर्फ एक घटना का जिक्र किया, जबकि ऐसी कई घटनाएं इंडोनेशिया और चीन के बीच में हो चुकी हैं। कई बार तनातनी बढ़ चुकी है। जाहिर है चीन साउथ चाइना सी को अपनी बपौती समझता है, लेकिन उसके समझने में और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। जिस 9 डैश लाइन को चीन अपना इलाका मानता है, उसी 9 डैश लाइन को वहां मौजूद दूसरे देश बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, क्योंकि चीन की ये 9 डैश लाइन मैरीटाइम इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ के खिलाफ है। अब मैं आपको बताता हूं कि इंडोनेशिया को भारत दुनिया की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल से क्यों लैस कर रहा है। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक बार फिर नक्शे पर लेकर आना चाहूंगा। यह है वो चीन की 9 डैश लाइन। चीन कहता है कि इस लाइन के भीतर तक सारा का सारा इलाका उसका है, जबकि इंटरनेशनल लॉ की बात करें तो चीन की यह बात गलत साबित होती है। यह भी किसी से छुपा नहीं है कि चीन का भारत से भी सीमा विवाद चल रहा है। एलएसी पर 2 साल हो गए हैं, दोनों देशों की सेनाएं तैनात हैं। जाहिर है चीन की किसी भी एक तरफा कोशिश का उसी की भाषा में जवाब भारत की तरफ से भी दिया जाएगा। दूसरी तरफ भारत के चारों ओर चीन समंदर में अपनी मौजूदगी बढ़ाता जा रहा है, फिर वो चाहे जिबूती हो, पाकिस्तान का ग्वादर हो, श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह हो। इसके जवाब में भारत भी पीछे नहीं है। ईरान का चाबार, बांग्लादेश का चिटगोंग, साथ ही श्रीलंका में भी हमारी मौजूदगी है। लेकिन इसके साथ साथ भारत ने चीन के विरोधियों को दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल ब्रह्मोस से लैस करना भी शुरू कर दिया है। फिलीपींस के पास इस साल के आखिर तक मिसाइल पहुंच जाएगी। आने वाले वक्त में इंडोनेशिया में भी ब्रह्मोस की मौजूदगी नजर आने वाली है। देखिए, चीन के विरोधियों को इंडियन हथियारों से लैस करना बेहद जरूरी है, क्योंकि चीन ठीक ऐसा ही भारत के दुश्मन पाकिस्तान के साथ कर रहा है। वो लगातार पाकिस्तान को हथियार दे रहा है, भले ही उसके लिए वो अपना ही नुकसान कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो पैसे हैं नहीं। उल्टा चीन से हथियार भी वो ले रहा है और कर्जा भी ले रहा है। लेकिन दूसरी तरफ भारत अपने हथियार बेच रहा है, यानी कमाई कर रहा है। पर मुद्दे की बात ये नहीं है। मुद्दे की बात तो यह है कि चीन को इंडियन ओशियन में घेरने का प्लान है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। चीन की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उसकी इकोनॉमी, यानी पैसा। यह पैसा उसे कहां से मिलता है? कारोबार करके। और उसके कारोबार का करीब करीब 80% ट्रैफिक इंडियन ओशियन से होकर गुजरता है। चीन के जहाजों के लिए इंडियन ओशियन में आने जाने के मोटे मोटे 3 रास्ते हैं। पहला, जो सबसे करीब और कम दूरी का है, वो है मलक्का स्ट्रेट। इस पर तो हमारी नजर अंडमान निकोबार आइलैंड के जरिए है। यहां से जो भी चीनी शिप इंडियन ओशियन में जाएगा तो वो भारत की आंखों से छुपकर नहीं जा सकता। इंडोनेशिया क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सुंदा स्ट्रेट और लोम्बोक स्ट्रेट, ये वो 2 रास्ते भी हैं जिनसे चीन की एंट्री इंडियन ओशियन में हो सकती है। हालांकि ये लंबी दूरी के रास्ते हैं, पर यहां से चीन घुस सकता है और यहां वो भारत की नजरों में नहीं आता। इसीलिए इंडोनेशिया के पोर्ट पर भारतीय पनडुब्बी का पहुंचना और इंडोनेशिया को ब्रह्मोस जैसे मिसाइल से लैस करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि डिफेंस कॉर्पोरेशन बढ़ने का सीधा मतलब है वहां पर भारतीय मौजूदगी का बढ़ना। साफ है
चीन अब यहां भी भारत की निगहबानी में रहेगा। तो चीन के इलाके में पहली मौजूदगी फिलीपींस के जरिए और दूसरी मौजूदगी इंडोनेशिया के जरिए। इसके अलावा भी वियतनाम हो या दूसरे देश, उनसे भी भारत के संबंध न सिर्फ अच्छे हो रहे हैं बल्कि डिफेंस कॉर्पोरेशन को भी बढ़ाया जा रहा है। यानी चीन को अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि भारत ने उसकी घेराबंदी तगड़ी कर दी है। ब्रह्मोस जैसी मिसाइल का फिलीपींस और इंडोनेशिया के पास होना चीन के लिए मुश्किल है, क्योंकि चीनी दादागिरी का जवाब ब्रह्मोस ही है। उसकी तोड़ चीन के पास भी नहीं है। हालांकि जो एक्सपोर्ट वेरिएंट है ब्रह्मोस का, उसकी रेंज करीब करीब 300 किलोमीटर ही है, लेकिन इतनी रेंज काफी है चीन को उसकी हदों में रखने के लिए। यही नहीं, भविष्य में ब्रह्मोस और भी कई देशों के पास नजर आ सकती है। साल 2026 तक सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट ही 3 बिलियन टारगेट तक करने का टारगेट है। जाहिर है, ब्रह्मोस को उन सभी देशों तक पहुंचाने का टारगेट है जो चीन की विस्तारवादी नीति और उसकी दादागिरी से परेशान हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि चीन को भी अच्छी तरह समझ में आ गया है कि भारत उसके दुश्मनों को क्यों अपनी सबसे बेहतरीन क्रूज मिसाइल से लैस कर रहा है, लेकिन वो थोड़ा मोड़ा विरोध करने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि यही काम उसने भारत के खिलाफ पाकिस्तान को हथियारों से लैस करके किया है। भारत के लिए प्लस पॉइंट यह है कि हमारा विवाद सिर्फ 2 देशों से है, चीन से और पाकिस्तान से। लेकिन चीन का विवाद तो 18 से 20 देशों के साथ चल रहा है, यानी चीन के दुश्मन भारत के मुकाबले कहीं ज्यादा हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको डिफेंस डिटेक्टिव का आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। जवाब अगर हाँ में है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि देश के कोने कोने तक सही और सटीक जानकारी वाली बात पहुंचनी बहुत जरूरी है। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं उनसे नम्र निवेदन है कि भाई डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं, नया वीडियो अपलोड करूं, उसकी सबसे पहले जानकारी आप तक पहुंच जाए। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।